हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी इलेक्टिव क्लास 12 2022 के अपडेटेड सिलेबस के बारे में। जी हां, जो स्टूडेंट 2022 में अपना बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो 1 अप्रैल 2021 को सीबीएसई ने अपना न्यू एकेडमिक सेशन 2022 के बोर्ड एग्जाम कराने के लिए 1 अप्रैल 2021 को अपना नया सीबीएसई का सिलेबस रिलीज कर दिया है। तो वही आपके समक्ष मैं पेश कर रहा हूं। इस दौरान सीबीएसई का न्यू सिलेबस क्या है हिंदी का। क्लास 12 के हिंदी के स्टूडेंट हो आप, मैं पहले आपको एक चीज बता दूं नोट करने लायक, हिंदी इलेक्टिव के सिलेबस पे डिस्कस करूंगा क्योंकि हिंदी दो प्रकार की होती है। ठीक है, हिंदी दो प्रकार की होती है, एक होती है हिंदी ऐच्छिक और एक होती है हिंदी कोर। हिंदी कोर उन बच्चों के पास होती है जिनके पास इंग्लिश इलेक्टिव होती है। यदि आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके पास हिंदी कोर होगी। यदि आप इंग्लिश कोर पढ़ रहे हो तो आपके पास हिंदी इलेक्टिव होगी। इलेक्टिव को हिंदी में ऐच्छिक बोलते हैं। ठीक है, ऐच्छिक याद रहेगा, इसलिए मैं हिंदी इलेक्टिव शब्द का यूज कर रहा था। तो हिंदी इलेक्टिव याद रहेगा, आपके पास हिंदी इंग्लिश कोर होनी चाहिए। अगर आपके पास इंग्लिश कोर है तो आपको हिंदी इलेक्टिव ही मिलती है, यही आपका रूल होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो हिंदी इलेक्टिव का मैं आपको ये बता रहा हूँ और आपका पेपर कोड 002 है बोर्ड एग्जाम का सीबीएसई का क्लास 12 12वीं देख सकते हो आप। ठीक है, लिखा हुआ हिंदी में यहाँ पर 2021-22 सेशन का ये सिलेबस है। ठीक है, जो 2022 में आप हिंदी का बोर्ड का एग्जाम दोगे तो देखिएगा हिंदी का सिलेबस कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। इसमें ग्रामर वगैरह, व्याकरण वगैरह, काव्य खंड, अपठित गद्यांश, ये सारी चीज मिलाकर आपका सिलेबस तैयार होता है। कहने का मतलब डायरेक्टली ये है कि आपका एग्जाम का पैटर्न किस आधार पे आएगा तो उसके लिए आपको सिलेबस जानना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पूरे पेपर के स्ट्रक्चर को बताऊंगा और जिसके माध्यम से आप अपना पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्या सिलेबस बताया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना जब वीडियो खत्म होगी तब आप जरूर ही कर दोगे। तो देखिएगा पूरा क्वेश्चन पेपर का जो स्ट्रक्चर है, पूरे क्वेश्चन पेपर आपका दो सेक्शनों में आएगा, दो खंडों में बटा हुआ, खंड आ और खंड वा। ठीक है, खंड ए में यानी कि खंड ए में आपके 58 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। 58 क्वेश्चन होंगे, मतलब जिसमें से आपको कोई 40 क्वेश्चनों का जवाब देना होगा, 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। ठीक है, 58 में से 40। ओके, अब आप सोच रहे होगे भैया ये तो काफ़ी बड़ा खतरनाक हो गया कि 58 में से 40। ठीक है, यानी कि आपको 18 क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 18 क्वेश्चन आपको अथवा में होंगे जिसके आप क्वेश्चन के जवाब छोड़ सकते हो। ठीक है, तो छोड़ के सकते हो, छोड़ नहीं है क्योंकि 58 में से 40 करने हैं। ओके, क्योंकि देखिएगा लिख रखा है, आप ध्यान से देखिएगा 58 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ओके, सेक्शन बी के अंदर वर्णन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, विवेचना कीजिए, विस्तार से बताइए, चर्चा कीजिए, इसका क्या उद्देश्य है, इस पर अपनी टिप्पणी लिखिए। वैसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उन्हें वर्णनात्मक क्वेश्चन कहते हैं, जो सेक्शन बी के अंदर होंगे, जिसमें सभी प्रश्नों में एक इंटरनल रूप में, मतलब कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा, एक ऑप्शन अथवा में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर आपका 80 नंबर का आएगा, 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो चलिए सेक्शन ए की तरफ पहले रुक करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सेक्शन ए में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपका, 2022 में पूरा सिलेबस चेंज हो गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको पता होगा जो पिछले साल का दोस्तों सिलेबस था, कोरोना के कारण आपका 30% सिलेबस डिलीट कर दिया गया था। लेकिन अब की बार 1 अप्रैल 2021 से ही आपकी पढ़ाई करनी स्टार्ट करानी है स्कूलों को। अगर आपकी स्कूल में अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, प्लीज़ आपसे कहना चाहूँगा आप रिक्वेस्ट कीजिए अपने स्कूल से, क्योंकि सीबीएसई ने एकेडमिक कैलेंडर में डाल दिया है अपने, उसने नियम बना दिए हैं और नियम वो स्कूल वाले फॉलो करें ना करें उसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, और जो टीचर्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप जो है अपने बच्चों का जो है पूरी अच्छी तरह से सिलेबस इस तरह से करा दो कि एंड मौके तक अच्छी तरह से समाप्त हो जाए। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वस्तुपरक सेक्शन ए में, मतलब उसमें पहला क्वेश्चन आता है आपका अनसीन पैसेज का, यानी कि अपठित गद्यांश जिसे आप कहते हो। अपठित गद्यांश का मतलब होता है कि वो गद्य जो है आपने एक स्टोरी टाइप आता है वो, ठीक है, और वो ऐसा गद्य होता है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होता। ठीक है, तो वो अपठित गद्यांश होता है जिसे आप इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहते हो। तो पैसेज आएंगे आपके जिसमें आपको अपनी अभिव्यक्ति, अपनी क्षमता, चिंतन कौशल और उसको पढ़ने के बाद आपको अपने
बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन देने हैं, ठीक है। देखिएगा, बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से एक कोई आंसर पे आपको टिक करना होता है कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखिएगा, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें आपके ए और व, ठीक है, 2 टाइप में आएंगे। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, तो आपको देखने के लिए मिलेंगे कि 2 अपठित गद्यांश में से कोई एक गद्यांश करना होगा आपका, ठीक है, और 2 अपठित पद्यांश में। अब देखिएगा, बात क्या है कि इन्होंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सबसे ऊपर जो हेडिंग दे रखी है वहां पे तो इन्होंने गद्यांश लिख दिया, लेकिन इस फर्स्ट क्वेश्चन में ना आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 2 तो होंगे आपके अनसीन पैसेज और 2 होंगे आपके पोइट्री, यानी कि कविता आधारित, जिन्हें आप पद्यांश कह देते हो, ठीक है। पद्यांश होंगे आपके जो आपके 2 होंगे, जिसमें से एक करना है, 2 होंगे आपके पैसेज, जिसमें से आपके 2 में से कोई आपको एक का उत्तर देना है, यानी कि 2 होंगे और पूरा पेपर पे स्टोरी से छप जाती है, और जिसमें से आपको 2 स्टोरी में से जो भी अच्छा लगे, टॉपिक आपका कुछ भी आ जाएगा कि कोविड-19 महामारी से जुड़ा हुआ आ जाएगा, ठीक है, सांप्रदायिकता से आ जाएगा, आंदोलन से जुड़ा हुआ भी आ जाएगा, मतलब कुछ भी टॉपिक आ जाता है उसमें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। छात्र जीवन से जुड़ा हुआ आ जाता है, कुछ भी जो आपने पढ़ा नहीं होता वो आता है गद्यांश में। अपठित पद्यांश में कोई ऐसा कविता का लेख आ जाता है, ठीक है, ऐसा कोई पद आ जाता है कि वो आपने नहीं पढ़ा होता है, डायरेक्टली कहना का मतलब यही है, जिसका आपको अर्थ भी लिखना होता है। तो देखिएगा, बात क्या है कि सेक्शन ए के अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसके 2 क्वेश्चन आएंगे आपके ए और व। ए में भी आपके दो ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से एक करना है, और बी में भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन ए में गद्यांश है और बी में आपका पद्यांश है, ठीक है। आप देख सकते हैं पदांश जो है हमारा सेक्शन आपका व में है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। ओके, तो चलिए बात करते हैं जो हमारा पहले क्वेश्चन का आ वाला जो पार्ट है, उसमें 450 से 500 शब्दों का आपको गद्यांश देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको 10 प्रश्न का जवाब देना है और 1 अंक का 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है, और मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 में से कोई एक सही करना होता है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिएगा मैं आपसे पूछूं भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, अजमेर, तमिलनाडु, या मतलब कि अन्य, तो आप लिख दोगे दिल्ली। तो यार इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है, वैसे आप 11th पास करके आए हो, इतना आपको पता जरूर होगा। जो आपका पद्यांश आएगा वो कविता आधारित होता है, ठीक है, आप ऐसे मान सकते हो, पद भी हो जाता है, ठीक है, कुछ भी आ जाता है उसमें, पर गद्यांश टाइप नहीं होता। जो लयात्मकता गयात्मकता शामिल होती है वो पद्य कहलाता है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। वो 250 शब्दों का होता है लगभग, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस प्रकार से जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टोटल 18 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार से आना है, ठीक है। जो 58 क्वेश्चनों की बात करी गई थी ना दोस्तों, तो 58 क्वेश्चनों की बात, जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जितने क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में, और वहाँ में भी 8 क्वेश्चन है, और उसमें भी फिर ऑप्शन होंगे, तो इसलिए 58 में से 40 क्वेश्चन करने, वो टोटल बता रहा है आपको सेक्शन ए का। ओके, आई होप कि आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका वो आएगा कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन से, ठीक है। तो ये आएगा अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पे। तो दोस्तों कहना चाहूँगा, यदि आप इस पर हमारी वीडियो नहीं देखी है, कि हमने एक ही 1.5 घंटे का वो हमारा लेक्चर है, लगभग 1.5 घंटा का, अभिव्यक्ति और माध्यम एक पुस्तक है। तो याद रखना 12th में आपकी 3 बुक होती हैं हिंदी की, ठीक है, एक अभिव्यक्ति और माध्यम भी होती है। तो उस पर अभिव्यक्ति और माध्यम पे हमने 1.5 घंटे का लेक्चर बना रखा है। यदि आप उस वीडियो को देख लोगे 2 से 3 बार, तो उसमें मैं सच्ची बता रहा हूँ आप सभी क्वेश्चनों का जवाब दे दोगे, उससे जुड़ा हो जितना भी आएगा, ठीक है। आपको किताब खरीदने की भी इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं दिखेगी, फिर वीडियो पर पहले देख लेना। तो देखिएगा, इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आएगा। तो इसमें आपका क्या पूछा जाएगा, अभिव्यक्ति और माध्यम से जुड़े हुए मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे उल्टा पिरामिड शैली से आप क्या समझते हो, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, मतलब कि कुछ ऐसे दे देंगे तो वो आएंगे। ओके, तो बहु विकल्पात्मक क्वेश्चन आप देख सकते हो, और 5 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 नंबर का 100 क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा पाठ्य पुस्तक अंतरा से। आपको पता होना चाहिए आपकी 3 बुक में पहली किताब अंतरा है, सेकंड किताब आपकी अंतराल है, और थर्ड किताब आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम है,
तो जो हमारी फर्स्ट बुक है यानी कि अंतरा, अंतरा भाग दो इसलिए इसे बोल देते हैं क्योंकि 11th वाली क्लास को भाग ए कहते हैं, भाग 1 कहते हैं, और भाग 2 12th क्लास को कहते हैं, ठीक है, इसलिए भाग 2 लिखा हुआ है। तो अंतरा जो आपकी किताब है उसमें भी आपका बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय, ठीक है। तो इसमें आपके तीसरे क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट होंगे, ए और व, ठीक है, और इसमें आपका पठित काव्यांश पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि जो हमारा काव्य खंड, आपको पता होना चाहिए अंतरा में 2 खंड हैं, एक है काव्य खंड और एक है गद्य खंड, ठीक है। तो काव्य खंड से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और गद्य खंड से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मल्टी चॉइस, ठीक है, एक नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से 10 नंबर का आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होगे, अपने सिलेबस को धीरे धीरे समझ रहे हो। मतलब चौथा क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, मतलब ऐसे मान सकते हो चौथा। तो इसमें अनुपूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल, ठीक है, जो अनुपूरक बोलते हैं अंतराल पुस्तक, जो काफी छोटी सी पुस्तक है, कम ही चैप्टर सुमार है उसमें। तो अंतराल वाली जो पुस्तक है उससे भी आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 7 नंबर का आपका क्वेश्चन आएंगे उससे। तो इसमें जो आपके द्वारा पढ़े हुए जो पार्ट हैं उसमें आपके 7 क्वेश्चन होंगे और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, इस प्रकार से टोटल 7 नंबर का आपसे चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, सारे चैप्टरों को मिलाकर। ओके, कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं है अंतराल से, इस बात का ध्यान रखना, कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं है। 2 चैप्टर आपके डिलीट हुए हैं अंतरा वाली किताब से, वो मैं एंड में आपको बता दूंगा, और इसे छोड़ के आपको फिर सारा पढ़ना है, ठीक है। और किन चैप्टरों को छोड़ना है वो 2 मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन बी आपका वर्णनात्मक प्रश्न है आपके, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विषय वस्तु 5वां क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया, 5वां क्वेश्चन है आपका कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन पर आधारित, जो 20 नंबर का है। 5वां क्वेश्चन में पार्ट दे रखे हैं, मतलब आप देख सकते हो। तो 5वां जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा 5वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मत समझो यार कि भैया कि 5वां क्वेश्चन, ये ना इनका ये सिलेबस का डिजाइन है। 5वां क्वेश्चन के बाद वो ऐसा होगा कि भाई 5वें क्वेश्चन पे किसी एक विषय वस्तु पे आपको जो है मतलब कि कह देगा कि एक रचनात्मक लेखन लिखो, एक पत्र लिखो, ये 6ठा क्वेश्चन आ जाएगा। 7वां आ जाएगा कि आप अपनी मतलब कि किसी नाटक की रचना प्रक्रिया क्या होती है, 7वां आ जाएगा। इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ फॉर्मेट बता रखा है इसलिए आपको कि आप भूल ना जाओ एक फॉर्मेट को, फॉर्मेट इन द कि वो पेपर करने का फॉर्मेट नहीं, मतलब कि सिलेबस किस पैटर्न क्या है हमारे सिलेबस का जो पेपर में आएगा, कहने का मतलब ये। क्योंकि यार आप सोच रहे होगे ना कि सर ये बताइए कि 5वें क्वेश्चन में इतने सारे वो आएंगे क्या, 5वें के पार्ट 1 2 3 4, नहीं, पेपर का डिजाइन अलग तरह का होता है। आप अगर वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रतिदर्श आपका क्वेश्चन पेपर विद आंसर, ठीक है। तो आप उसे देखना चाहो तो देख लेना, उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो देखिएगा जो हमारा 5वां पार्ट है कार्यालय और हिंदी रचनात्मक, इसका मतलब यही है कि 5वें कॉलम के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन है वो किससे जुड़े हुए आएंगे, वो आपके रचनात्मक लेखन से आएंगे। कार्यालय का मतलब होता है दोस्तों औपचारिक, ठीक है, फॉर्मल, और एक होता है इनफॉर्मल। तो देखिएगा 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए 3 नए अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखो। देखो रचनात्मक लेखन दोस्तों होता क्या, अब आप चौंक रहे होगे कि भैया ये क्या नई चीज आ गई। तो देखो एक क्वेश्चन आएगा उसमें मतलब कि आपको ऑप्शन मिलेंगे, टॉपिक मिलेंगे। आप ऐसे समझ सकते हो रचनात्मक लेखन को निबंध लेखन समझ के चलो, ठीक है। निबंध आपने लिखा होगा ऐसे, तो उसमें आपको 3 टॉपिक मिलेंगे, ठीक है, 3 टॉपिक मिलेंगे। 3 में से कोई आपको एक चॉइस कर लेना है कि भाई मैं इस पे लिखूंगा। मान लो आपका टॉपिक आ गया कोविड-19 महामारी, दूसरा टॉपिक आ गया मतलब कि छात्र जीवन, तीसरा टॉपिक आ गया आपका महंगाई, ठीक है। तो आपको इंटरेस्टेड जो आपका टॉपिक है, तो किसमें आपका इंटरेस्ट है उस टॉपिक को आप करिए। मान लीजिए कोविड-19 महामारी आपका इंटरेस्ट, उसमें आपकी रुचि है तो उस टॉपिक को आप करिएगा, उस पर आप अपना रचनात्मक लेखन लिखिए। रचनात्मक लेखन जब शब्द का यूज करा है तो एग्जामिनर आपसे यह अपेक्षा कर रहा है कि आप उस रचनात्मक लेखन में अपनी भाषा शैली अच्छी से अच्छी लिखोगे, व्याकरण अच्छी लिखोगे, ठीक है, व्याकरण में कोई मतलब की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मुहावरेदार आपकी भाषा हो, ठीक है, एक अच्छी मतलब कि आपकी भाषा हो, ऐसा रचनात्मक लेखन आपको डिजाइन करना है।
एक लेखक जिस तरह से लिखता है कि उस टॉपिक पे आपको लिखना है, 5 नंबर आपको जब मिलेंगे पूरे। ठीक है, समझ गए आप। तो फिर इसका दूसरा जो क्वेश्चन है उस पर आपको पत्र लिखना है। तो पत्र देखिएगा दोस्तों, हट गया था कोरोना काल में, कोरोना काल का जो सिलेबस था वैसे अब नहीं है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ नहीं हटी है, पूरे का पूरा सिलेबस है। और तो औपचारिक विषय से संबंधित आपको पत्र लिखने के लिए आया, आपका आ जाएगा पत्र लिखने के लिए कि आपके शहर में कि मतलब कि वैवाहिक रेप जो है अधिक संख्या में हो रहा है, तो जिसके कारणवश आप जो है महिला बाल विकास मंत्रालय को पत्र लिखिए। वैसे तो ऐसा पत्र आएगा नहीं, वो ज़्यादा ही खतरनाक आ गया। ऐसा हिंदी में 12वीं वो BA में आएगा आपसे। ठीक है, पूछेगा आपसे, आ जाता है सिंपल कि आप मतलब कि आपकी घर के बाहर जो नालियाँ हैं उनमें कूड़ा अटका हुआ है, जिसको सफाई करने के लिए आप MCD को पत्र लिखिए। ठीक है, नगर निगम को। तो ऐसा पत्र आता है औपचारिक विषयों पर जो 5 नंबर का आएगा। और ठीक है, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि ये वाला पत्र लिखना चाहो ये वाला लिख लो, दूसरा पत्र लिखना चाहो वो वाला लिख लो। एक पत्र आता है जॉब लेटर वाला। ठीक है, जिसे आप जॉब लेटर कह लेते हो, जिसमें आपको रिज्यूम भी अटैच करना पड़ता है, जिसमें आप सबव्रत बोलते हो हिंदी में। ठीक है, तो इसमें अगला जो क्वेश्चन आएगा तो ये 5 नंबर का आएगा, पत्र बता दिए, लेटर मतलब। फिर आपका आएगा कविता, कहानी या नाटक। ठीक है, इन 3 में से कोई एक चीज पूछेगा, कविता पूछ लेगा, कहानी पूछ लेगा, नाटक, तीनों में से कोई एक ही आएगा क्वेश्चन में। इस बात का ध्यान रखना, ऐसे मत सोचना कि तीनों अथवा में आएगा कि नहीं। कविता से, कहानी से, नाटक से। किनकी रचना प्रक्रिया पर आधारित, इनकी रचना किस प्रकार से होती है इन तीनों चीजों की, तो इनमें से किसी पर आधारित जो है 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न का अंक जो है 3 अंक का होगा। टोटल आपके देखा जाए तो 3 अंक का एक प्रश्न होगा प्लस 2 अंक का एक प्रश्न होगा। ठीक है, तो 3 नंबर प्लस 2 नंबर, इस प्रकार से 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें कविता, कहानी, नाटक का किस तरह से लिखा जाता है उसके प्रोसेस से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, समझ में आ गया सिलेबस आपको धीरे धीरे। चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन है आपका, मतलब चौथा क्वेश्चन नहीं, वो आप इसे तो भूल ही जाओ। चौथा क्या है, बस नंबर से ध्यान रखो, टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ उससे ध्यान रखो, क्योंकि अब गड़बड़ हो जाएगी वरना आपको। तो देखो समाचार लेखन, समाचार लेखन में आपसे पूछ सकता है, समाचार लेखन में मतलब कि उल्टा पिरामिड शैली, फीचर लेखन, समाचार लेखन का ही पार्ट है उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, जो ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है। तो समाचार लेखन या फीचर लेखन या आलेख लेखन पर आधारित आपको 2 लघु उत्तरीय प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि छोटे प्रश्न, जो एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, जिसमें आपको चॉइस मिलेगी कि फीचर लेखन पे लिखना चाहो या उल्टा पिरामिड शैली से जुड़ा हुआ लिखना चाहो। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है, विस्तार से बताइए, 3 नंबर का क्वेश्चन। फिर आपसे पूछ लेगा कि छात्र जीवन की, छात्र जो हैं बैग लाते हैं स्कूल में, तो वो काफ़ी उससे मानसिक तनाव का शिकार होते हैं बच्चे बोझ के कारण, तो उस पर कोई आलेख लिखिए, फीचर लेखन लिखिए, तो 2 नंबर का। तो इस तरह से मैंने कुछ भी टॉपिक आ जाता है सिंपल सा आपका, तो टोटल 5 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो छठा जो पार्ट है आपका वो पाठ्य पुस्तक से आएगा, अंतरा से। ठीक है, तो वर्णनात्मक क्वेश्चन होंगे सारे। चॉइस तो पहले जो 20 नंबर का है सारा डिस्कशन करेंगे, वो 20 नंबर में क्या क्या है। तो 20 नंबर का जो पहला पार्ट है उसमें आपका पूछा जाएगा काव्य खंड पर आधारित, यानी कि आपको पता होगा अंतरा जो पुस्तक है आपकी 2 भागों में बटी हुई है, काव्य खंड और आपका गद्य खंड। तो काव्य खंड पर आधारित 3 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, जिनका जवाब आपको 50 से 60 शब्दों में देना होगा। ठीक है, और 3 अंक के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। टोटल ये कितने नंबर हो गए, फिर 2 क्वेश्चन है 3 नंबर के, तो टोटल 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आपका आएगा काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न के जवाब देने हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब आपको 30 से 40 शब्दों में देने हैं। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली अलग है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो 50-60 शब्दों में देना है और नीचे वाला 30 से 40 शब्दों में। और यहाँ पर आपको 2 अंक के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे 2। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन टोटल 4 नंबर का हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर के 2 क्वेश्चन। अगला पार्ट है इसका गद्य खंड से। गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, और जिनके जवाब को आपको 50 से 60 शब्दों में देने हैं। 3 नंबर के आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, टोटल आपके 6 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चौथा जो पार्ट कह रहा है इसमें, वो कह रहा है गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 लिखने हैं 30 से 40 शब्दों में, और 2 अंक मिलेंगे, 2 अंक के 2 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से 4 अंक का ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है,
तो आई होप कि ये समझ गए होगे। इस प्रकार से 20 नंबर का आपका ये वाला ब्लॉक, ठीक है, और 20 नंबर का आपका ये वाला ब्लॉक, 40 नंबर हो गए। और 40 नंबर आपका सेक्शन ए का है और सेक्शन बी आपका 40 नंबर का है, जहाँ तक इस प्रकार से ही है। और इस प्रकार से आपका ये 80 नंबर का पेपर तैयार हो जाता है। और 20 नंबर का आपका रहता है ये, 10 नंबर का आपका होता है श्रवण और वाचन, और 10 नंबर का आपका होता है प्रोजेक्ट वर्क, यानी कि जिसे आप फाइल कह देते हो, फाइल में आप लिखते हो ना, वो आपका परियोजना कार्य है। और श्रवण और वाचन का मतलब है कि टीचर आपसे सुनेंगे, ठीक है, कुछ चीज, और आपको वाचन का मतलब है आपको सुनाना है। आप सुना रहे हो, वो कैसा सुना रहे हो, जब टीचर आपसे सुन रहे हैं तो वो किस तरह से सुन रहे हैं। वाचन का मतलब एक प्रकार की प्रेजेंटेशन कह सकते हो। श्रवण का मतलब ये है कि टीचर आपसे कोई क्वेश्चन सुनेंगे कि भाई चलो ये बताओ कि इस लेखक के बारे में बताओ, ठीक है, तो वो आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हाँ, एक चीज़ और कि यार अब की बार हमने एक चीज़ कॉमन देखी है कि हमें ये नहीं देखने के लिए मिला कहीं भी जीवन परिचय, ठीक है, तो जीवन परिचय अब की बार नहीं आया है, क्लियर कट है, ध्यान रखिएगा। कभी आप यार बाद में मिस्टेक करते रहो कि भैया जीवन परिचय आएगा या नहीं आएगा। जीवन परिचय अब की बार नहीं आ रहा है और ना ही पिछली बार था, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जीवन परिचय हटा दिया गया है। ओके यार, पर यार ना मैं गलत मानता हूँ ये जो चीज़ें हटाई गई, क्योंकि बच्चे अच्छे नंबर ले लेते थे इनमें से, ठीक है, लेकिन खैर कोई नहीं। अब वो है कि डिस्क्रिप्टिव कर दिया है पेपर, इसलिए हटा दिया है क्योंकि मल्टी चॉइस क्वेश्चन दे दिए हैं आपको। तो बात करेंगे आपके प्रोजेक्ट वर्क के बारे में, ठीक है, श्रवण और वाचन के बारे में। परियोजना कार्य तो सिंपल है कि आपको फाइल बनानी है जिस भी टॉपिक पे आपको टीचर कहे। परियोजना कार्य के आपको 10 नंबर मिलेंगे और 10 नंबर आपको मिलेंगे टीचर को कोई क्वेश्चन पूछेंगे उसके, और जब टीचर को आपको प्रेजेंटेशन देनी है जिस टॉपिक पे आपको क्लास में। तो श्रवण और वाचन का क्या प्रोसीजर रहेगा दोस्तों, इसके ऊपर सीबीएसई की बहुत बड़ी गाइडलाइंस हैं, तो उनको देख लेते हैं, जो आपके सिलेबस का बहुत अहम हिस्सा है। फिर डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से चैप्टर छोड़ने हैं अपने सिलेबस में, ठीक है। तो चलिए, ये है हमारा श्रवण, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है दे रखा है ये रहा, तो देखिएगा श्रवण और वाचन। श्रवण और वाचन, श्रवण का मतलब होता है सुनना, ठीक है, कि टीचर आपसे सुनेंगे किसी भी क्वेश्चन को पूछ के तुरंत। और वाचन का मतलब होता है बोलना, ठीक है, कि कोई भी प्रेजेंटेशन आपको तैयार करनी है अपने टॉपिक पे, मतलब। तो 5 नंबर आपके टीचर को जब कोई सुनाओगे जब आपको मिलेंगे, और 5 नंबर आपको मिलेंगे आपके कोई भी चीज़ प्रस्तुत करने के 5 नंबर, ठीक है। दोनों चीज़ अलग अलग हैं, कैसे हैं वो समझिए। तो श्रवण मतलब कि सुनना है, टीचर सुनेंगे मतलब कि, तो इसमें आपको वर्णित और पठित, ठीक है, वर्णित या पठित, मतलब वर्णित का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है, और पठित का मतलब वो है कि जो आपने पढ़ी हुई है। वर्णित का मतलब ऐसे मान लीजिएगा कि जिसका वर्णन करने लायक है जो चीज़ टीचर के नज़रिए से। और पठित सामग्री को सुनकर अर्थ ग्रहण करना। बात यह है कि आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, आपसे फिर पूछा जाएगा कि उसे सुनने के बाद उसका अर्थ ग्रहण करना, आप किस तरह से वार्तालाप करते हो, ठीक है, वार्तालाप आप किस तरह का करते हो, आप डिबेट किस प्रकार से करते हो, ठीक है, वो आपको सारी चीज़ें श्रवण में आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि टीचर के कानों में, टीचर जो होते हैं, मतलब कि टीचर को किस तरह का आपका जब आप बात करते हो तो वो किस तरह का आपका वो, देखिएगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो है एजुकेशन सिस्टम LOCF हो चुका है। LOCF, अब आपको ये सारी चीज़ें उठपटांग सी लग रही होंगी, मतलब क्या है, लर्निंग आउटकम हो चुकी हैं, यानी कि आपने क्या सीखा उसके आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। तो इसलिए ये ऐसी चीज़ें कराई जाती हैं CBSE के द्वारा, ये धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही हैं जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें आपका कोई स्पीच है, कविता पाठ है आदि को सुनाकर समझाकर उसका मूल्यांकन करना और अभिव्यक्ति के ढंग को समझाना, वो सारी चीज़ आ जाएंगी, जिसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। टीचर इनमें से कोई भी करना चाहे करा सकता है, ठीक है। फिर आपको कुछ बोलना है किसी पर, आपको स्पीच बोल सकते हो, ठीक है, बोलने के आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपका भाषण, स्वस्वर और कविता पाठ, आपका वार्तालाप और औपचारिकता क्या है कि आप कैसी भाषा यूज करते हो टीचर के साथ, आप क्लास के अंदर संवाद किस प्रकार का करते हो, आपने कोई प्रोग्राम वगैरह में किस तरह से प्रेजेंटेशन दिया है, तो आ चुका है प्रस्तुति वाला वर्ड, आप देख सकते हो। कोई कथा, कहानी अथवा घटना सुनाना, परिचय देना, अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है, भावनुकूल संवाद वाचन, ठीक है, जिसमें आपका इमोशनल भाव छिपा हो, टिप्पणी। तो यहाँ पर ये लिखते हैं कि वार्तालाप की दक्षताओं का, यानी कि जिसे आप कम्युनिकेशन कहते हो, आपस में वार्तालाप करना की दक्षताओं का मूल्यांकन कर निरंतरता के आधार पर परीक्षा के समय ही होगा, ठीक है। यानी कि बात यह है कि आप कितना भी टीचर से बात कर रहे हो, टीचर के बीच आपका क्या रिलेशन है,
किस तरह का, कि बहुत से बच्चे होते हैं कि वो टीचर से मतलब कि सही तरह से बात भी नहीं करते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं हिंदी के टीचर से बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। तो दोनों कह रहे हैं कि इनका आधार का जो मूल्यांकन होगा, यानी कि मूल्यांकन का मतलब होता है कि जांचा जब जाएगा तो परीक्षा के समय पर ही होगा। टीचर क्योंकि एंड पे ही आपको देगा, सारा लॉलीपॉप देना है या मतलब कि जो भी आपको फल देना है टीचर वो आपको एंड में ही देंगे, ठीक है। आप चाहे कितना भी परेशान करो, आप कितने भी बढ़िया हो, कितने भी एंड हो, वो एंड में ही आपकी सारी चीज़ें होंगी। तो 10 अंक में से 5 आपके श्रवण कौशल मूल्यांकन के होंगे और 5 आपके होंगे वाचन यानी कि बोलने के कौशल के मूल्यांकन के, ठीक है। तो इस प्रकार से होंगे। और श्रवण और वाचन बोलने के कौशल का मूल्यांकन टीचर जो करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे। तो कह रहे हैं परीक्षक किसी प्रासंगिक विषय पर अनुच्छेद का स्पष्ट वाचन करेगा, यानी कि टीचर खुद पढ़ेगा, वाचन देखेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आ चुका है सारी चीज़। कोई भी टॉपिक पर परीक्षक यानी कि एग्जामिनर मतलब कि प्रासंगिक विषय पर अनुच्छेद का स्पष्ट वाचन करेगा, यानी कि वाचन का मतलब बोलना, ठीक है, वाचन करेगा। फिर आपको अनुच्छेद तथ्यात्मक और सुझावात्मक हो सकता है, वो उस पर आपको देना पड़ेगा, कोई फैक्ट बताओ उस पर या कोई अपना सुझाव दो उस टॉपिक पर। अनुच्छेद लगभग वो 250 शब्दों का होना चाहिए, जो टीचर का काम है, ठीक है। और फिर आपको परीक्षक 2-3 मिनट का श्रव्यांश ऑडियो क्लिप सुनवाएगा। दोस्तों ये सारी चीज़ ना CBSE रिलीज करती है। इंटरनेट होता है ना जिस रूम में आपके स्कूल के अंदर, वहाँ पे आपको ले जाया जाएगा, वहाँ पे आपका जिसे आप वाइवा वॉइस कह देते हो, वाइवा वॉइस आपने जरूर करा होगा, इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आप, ठीक है। ऑडियो क्लिप श्रव्य अंश उसे ही कह देते हैं कि आपको कुछ सुनवाया जाएगा, ठीक है, और उसका अंश रोचक होना चाहिए, ठीक है। वो टीचर सिलेक्ट कर लेंगे या CBSE भेजती है उसे, जिसपे आपको कथ्य, ठीक है, यानी कि कोई फैक्ट या घटना पूर्ण एवं स्पष्ट होनी चाहिए। वाचक का उच्चारण, ठीक है, शुद्ध और स्पष्ट और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग सहित होना चाहिए। परीक्षार्थी जो हैं यानी कि जो हैं हमारे स्टूडेंट जो परीक्षा दे रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक परीक्षक यानी कि जो हमारे जो एग्जामिनर हैं उनकी ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद परीक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को अपनी समझ से मौखिक उत्तर देंगे, यानी कि मुंह जुबानी आपको उत्तर देना पड़ेगा जब टीचर आपसे उस ऑडियो क्लिप को सुनवा देंगे। दोस्तों ये सारी चीज गाइडलाइंस में लिखी हुई है, मैं कहीं से अपनी तरफ से नहीं बता रहा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है यार। ये 20 नंबर का खेल है सारा, और वो आपको तभी मिलेंगे जब आप इतना काम करोगे। किसी निर्धारित विषय पर बोलना जिससे विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत अनुभव को यहाँ पर लिखा है इन्होंने प्रिय स्मरण कर सके, ठीक है, यानी कि यही है कि आप याद करके उसे अच्छी तरह से कर सको। कोई भी कहानी सुनाना या किसी घटना का वर्णन करना हो सकता है। परिचय देना, इंट्रोडक्शन, जिसमें आपका स्वयं का या परिवार का, वातावरण का, वस्तु का, कोई चीज़ है, आपका प्रोडक्ट है, किसी खास व्यक्ति का, पर्यावरण से आधारित है, कवि का या लेखक का जीवन परिचय वगैरह दे सकते हो, अपना खुद का भी दे सकते हो। एग्जामिनर यानी कि परीक्षकों के लिए कुछ अनुदेश दिए गए हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, ये टीचर्स के लिए है। मैं यहाँ पर इन्हें ज़रूरी नहीं समझूंगा पढ़ना, ठीक है, तो पढ़ देते हैं। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि एग्जामिनर जो है परीक्षार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए कुछ समय देगा तैयारी के लिए, ठीक है। विवरणात्मक भाषा में वर्तमान काल का प्रयोग अपेक्षित है, यानी कि आपको वर्तमान इंसिडेंट से जोड़कर कोई भी टॉपिक छेड़ना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ना कि इतिहास से जोड़ के आप कनेक्ट कर लो कभी। निर्धारित विषय परीक्षार्थी के अनुभव जगत के हों, इस बात का भी जरूर ध्यान रखें परीक्षा मतलब कि परीक्षा के एग्जामिनर। और टीचर से कहा गया है कि जब तक परीक्षार्थी बोलना आरंभ ना करे तो परीक्षक कम से कम हस्तक्षेप करे। बात यह है कि बच्चा बोल स्टार्ट ही नहीं करा बोलना और टीचर जो है कह रहे हैं तुम्हारे नंबर कट गए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें की कम इंटरफेयर करे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा कि बच्चे को बोलने का टाइम दिया जाए। तो देखिएगा बच्चों के लिए भी है और अध्यापकों के लिए भी, कि अध्यापक जो हैं ये इस लिस्ट को तैयार करेंगे जब आपका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, कि जब सुनेंगे और आप बोलोगे, ठीक है। तो देखिएगा जब आप टीचर्स का सुनोगे तो किस तरह का आपका वो होगा, तो उसमें आपको नंबर मिलेंगे। तो इसमें जहाँ तक है 5 पॉइंट दे रखे हैं और 5 नंबर आपको इसके मिलेंगे, 5 नंबर उसके, और 1 नंबर आपको इससे मिलने वाला है, ठीक है। ये एक नंबर की दोस्तों बहुत वैल्यू होती है पेपर के टाइम पे, इसलिए वीडियो अंत तक देखते रहिए अगर आपने यहाँ तक देख लिया, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा, वरना ये है कि डेप्थ में आप सिलेबस समझ रहे हो। हिंदी एक अलग सब्जेक्ट है, तो इसमें यही है सारी चीज़ें। तो देखिएगा 1 नंबर आपको मिलेगा जो 20 नंबर मतलब कि 10 नंबर का है आपका ये टोटल, मतलब कि श्रवण और वाचन, और 10 नंबर का आपका फाइल है,
10 नंबर आपका ये है। तो 10 में से 5 नंबर आपका श्रवण का, 5 नंबर का आपका वाचन का। तो एक एक नंबर किसका मिलेगा? तो टीचर्स को ये लिस्ट बनानी होंगी। टीचर आपका कॉलम में रोल नंबर लिख के और फिर आपको एक एक नंबर पर टिक करता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, परिचित संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों का, पदों का समझने की सामान्य योग्यता है बच्चे के अंदर या नहीं, वो टीचर जज करेंगे आपको। ठीक है, छोटे सुसंबंध कथनों को परिचित संदर्भों में समझाने की योग्यता है तो टिक करो, 1 नंबर दो। परिचित या अपरिचित दोनों संदर्भों में कथित सूचना को स्पष्ट करने की, समझने की योग्यता है बच्चे के अंदर, नहीं या है तो वो टिक करना है, जब 1 नंबर मिलेगा। चौथा नंबर आपको मिलेगा कि जो हमारे बड़े कथन है उसकी श्रृंखला को पर्याप्त शुद्धता से समझाने का ढंग और निष्कर्ष निकाल सकने की योग्यता है बच्चे के अंदर या नहीं। तो देख सकते हो, आपको सोचने में आ रहा होगा यार हिंदी के टीचर्स पे तो काफ़ी लोड कर दिया। यार यही है कि ये लैंग्वेज कोर्स है, तो इसमें आपको लैंग्वेज तो आप बचपन से बढ़ते आ रहे हो, अब 12th के बाद आप फिर क्या करोगे, 12th में बहुत अच्छी लैंग्वेज हो जाए, इसलिए वो भूमिका वगैरह तो मैंने पढ़ी नहीं है, पता नहीं सीबीएसई ने बहुत लंबा चौड़ा ग्रंथ भी दिया है हमको, तो वो तो खैर मैंने छोड़ ही दिया। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वरना में। तो देखिएगा, इसमें ना 11वीं और 12वीं का दोनों सिलेबस है, तो मैं आपको टोटल 12वीं का बता रहा हूँ पर। तो 5वां जो नंबर मिलेगा आपको इस बात का मिलेगा कि जटिल कथनों के बिंदुओं को समझने की योग्यता प्रदर्शित करने की बच्चे के अंदर क्षमता है वह, कि वह उद्देश्य के अनुकूल सुनने की कुशलता प्रदर्शित करता है। तो देखिएगा दोस्तों, बात यह है कि किसी ने खूब कहा है कि जब आप खूब बोलते हो ना, आप बोलते हो तो इस बात का भी ध्यान रखना कि किसी की सुनना बोलने से अच्छा कि अगर आप अच्छे लिसनर हो। लिसनर का मतलब होता है कि अगर आप वक्ता हो तो अच्छे मतलब कि श्रोता भी होने चाहिए। ठीक है, तो बात सारी वो है। तो देखिएगा, बात यह है कि इसमें दे रखा है कि वाचन, यानी कि जब आप बोलोगे, कोई भी प्रेजेंट करोगे कोई भी टॉपिक को, तो वो उसके आपको एक एक नंबर मिलेंगे, टोटल 5 नंबर। तो इसमें पहला नंबर आपको मिलेगा, केवल अलग अलग शब्दों को और पदों का प्रयोग करके योग्यता प्रदर्शित करता है छात्र या नहीं, 1 नंबर मिलेगा, करता है तो मिलेगा। सेकंड है कि परिचित संदर्भों के में केवल छोटे सुसंबंध कथनों का सीमित शुद्धता से प्रयोग करता है। अपेक्षाकृत जो हमारे बड़े स्पीच हैं उसको अधिक जटिल कथनों से प्रयोग की योग्यता प्रदर्शित करता है छात्र या नहीं। अपरिचित स्थितियों में विचारों को तार्किक ढंग से संगठित कर धारा प्रवाह के रूप में प्रस्तुत करता है या नहीं। 5वां आपको नंबर मिलेगा, उद्देश्य और श्रोता के लिए उपयुक्त शैली, यानी कि स्टाइल कौन सा आपका बोलने का, तो उसमें आपका अपना हो सकता है, जैसे ऐसा करता है कि ऐसे करते समय वह अपनी मामूली गलतियां करता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ को देखते हुए टीचर्स आपको नंबर देंगे। आई होप कि आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। तो देखिएगा, आपको परियोजना कार्य जो आपका मतलब कि फाइल है, 10 नंबर तो मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे मिलेंगे आपको, श्रवण के 5 नंबर और वाचन के 5 नंबर। 10 नंबर ये हो गए। 10 नंबर आपके होंगे प्रैक्टिकल फाइल के। प्रैक्टिकल फाइल में आपके विषय वस्तु के 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर आपकी किस तरह का आपने लिखा है अपनी फाइल के अंदर और प्रेजेंट किस तरह का करा है, 3 नंबर उसके मिलेंगे। शोध, आपने रिसर्च कितनी करी है, आपकी अपनी खुद की मौलिकता कितनी है उसमें, 2 नंबर उसके मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका परियोजना कार्य पूरा हो जाएगा। और टीचर्स को भी दे रखा है यहाँ पर कि किसी भाषा या साहित्य से जुड़े हुए विविध विषयों पर या विधाओं से, साहित्यकारों से, समकालीन लेखन वादों से, डिबेट के टॉपिक या तकनीकी पक्ष, प्रभाव, अनुप्रयोग, साहित्य के सामाजिक संदर्भों एवं जीवन मूल्य संबंधी प्रभावों आदि पर परियोजना कार्य दिए जाने चाहिए। यानी कि टीचर जो हैं इन टॉपिक पर आपको परियोजना कार्य देंगे, वो कुछ भी टॉपिक हो सकता है यार, सीधी सी बात ये है। सत्र के प्रारंभ में ही विद्यार्थी को विषय चुनने का अवसर मिले ताकि उसे मतलब कि रिसर्च करने में, यानी कि जब एंड का टाइम होगा परीक्षा का तो वो तैयारी कर सके। तो ये टीचर्सों के लिए जरूरी चीज है। श्रवण वाचन कौशल में परियोजना कार्य का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आंतरिक परीक्षक द्वारा ही करा जाएगा, यानी कि इंटरनल एग्जामिनर आएगा स्कूल के अंदर। स्कूल का मतलब कि टीचर नहीं होगा, दूसरे स्कूल का इंटरनल परीक्षक आएगा एग्जामिनर, उसके द्वारा ही करा जाएगा मूल्यांकन। ठीक है, श्रवण और वाचन कौशल का। ठीक है, और परियोजना कार्य दोनों के, यानी कि 20 नंबर जो मिलेंगे वो आपको जो टीचर बाहर से आके आपके स्कूल में आपको नंबर देंगे उसके आधार पे देंगे। ध्यान रखें दोस्तों, जो टीचर्स ऐसा करेंगे स्कूल में आप खुद ही नंबर दे रहे हैं, वो एक गलत है, इनलीगल है। सीबीएसई ने उस पर गाइडलाइंस भी निकाल दी हैं। तो देखिएगा, बात करेंगे कि आपको टोटल कितनी पुस्तकें, तो आपको एनसीईआरटी की किताब या कैपिटल की किताब का आप सहारा ले सकते हो। एनसीईआरटी वैसे तो यूपी बोर्ड और बहुत सारे बोर्डों में लागू हो चुकी है। अगर आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको एनसीईआरटी ही लोगे। तो फर्स्ट बुक का नाम है आपकी अंतरा, सेकंड बुक है अंतराल और थर्ड बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम का कोर्स जो है हमने बहुत मतलब कि कम समय में ही करा रखा है, आप वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो है दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, नीचे की तरफ मुझे चलना होगा
कि हाँ यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो देखिएगा बात क्या है, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि जितने भी आपके अंतरा और अंतराल, देखिए अंतराल से तो कोई हटा ही नहीं है टॉपिक। अंतरा वाली जो आपकी पुस्तक है उसमें सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञ के 2 चैप्टर हैं। यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। तो ये 2 चैप्टर हैं सच्चिदानंद के, ये दोनों हटा दिए गए हैं, परमानेंटली डिलीट कर दिए हैं। केशव दास काव्य खंड के कवित्त सवैया लिखा था इन्होंने आपकी किताब में, तो ये भी परमानेंटली डिलीट है। तो ये 2 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपका 2 टॉपिक हैं और केशव दास का 1 टॉपिक है, ये हटा दिया गया है पूरी तरह से, ठीक है। तो अंतरा वाली किताब में ये 2 चैप्टर, बाकी आपको फिर सब कुछ पढ़ना है। अंतराल किताब में भी सब कुछ पढ़ना है, फिर अंतरा में भी सब कुछ पढ़ना है, इन दोनों चैप्टरों को छोड़ के। रवि व्यक्ति माध्यम में जो 12th के लिए पर्सपेक्टिव है वो सारा पढ़ना है, ठीक है। तो यही है। और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, सीबीएसई ने भी लिख दिया है कि कक्षा 12वीं के प्रश्न पत्र का विस्तृत फॉर्मेट जानने के लिए आप मतलब कि बोर्ड के द्वारा हमारे चैनल पर अपलोड करा गया है कि आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर नहीं है तो मैं अपलोड कर दूंगा, तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगा। जब वीडियो खत्म होगी तब आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा, क्या है आपका पूरा सिलेबस, क्या नहीं था, क्या है स्ट्रक्चर एग्जाम का ही। तो अपने मित्रों के साथ और टीचर्सों से मेरा निवेदन है कि आप जो है अपने फ्रेंड, अपने स्टूडेंटों के ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करिएगा। और स्टूडेंटों से कहना चाहूँगा कि आप अपने जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर करिएगा। हिंदी से जुड़ी हुई काफ़ी जानकारियाँ इस चैनल पर आती रहेंगी, सीबीएसई से जुड़ी हुई, सीबीएसई से जुड़ी बहुत सारी जानकारी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक ले दीजिएगा हमें इजाज़त। थैंक यू सो मच।